नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं परिवार के अर्थ, उसके परिभाषा, विशेषताएं और उसके प्रकार के बारे में। तो शुरू करते हैं। परिवार रूपी व्यवस्था विश्व के सभी समाजों में देखने को मिलती है। यहाँ पर बच्चा शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास परिवार के अंतर्गत ही करता है। परिवार रूपी व्यवस्था में व्यक्ति को अनुशासन सिखाया जाता है, चरित्र निर्माण करना सिखाया जाता है, और चाहे वह सभी स्तरों पर परिवार को देखा जा सकता है। परिवार ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक विकास संभव हो पाता है। स्त्री पुरुष का यौन आकर्षण जब विवाह के रूप में समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्वतः ही परिवार में परिवर्तित हो जाता है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री मेलिनोवस्की का कथन है कि विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है। विवाह से एक नया परिवार अस्तित्व में आता है। यहाँ पर विवाह एक संस्था है, यानी नियमों की व्यवस्था है। परिवार को बसाना है तो विवाह करना पड़ेगा। तो विश्व के सभी समाजों में विवाह के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अगर भारतीय समाज की बात करें तो विवाह एक नियम है, एक संस्था है परिवार रूपी व्यवस्था को निर्मित करने के लिए। लूसी मेयर ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक नृविज्ञान की भूमिका में लिखा है कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है। परिवार में व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की ही पूर्ति नहीं करता, वरन नए प्राणियों को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त होने वाले सदस्यों के रिक्त स्थान को भी भरता है। अब यहाँ पर केवल यौन इच्छा सर्वप्रमुख नहीं है, रति आनंद महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पूर्वज है उनका रिक्त स्थान हो गया है, तो परिवार के व्यक्ति ही धीरे धीरे उस रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। यहाँ यह बताया गया है, बहुनत का मानना है कि परिवार लगभग सभी स्थानों पर यौन क्रियाओं के नियमन और समाज के नए सदस्यों की भर्ती के लिए उत्तरदायी है। यानी कि यौन क्रियाओं का नियमन भी हो जाए और समाज के नए सदस्यों की भर्ती भी हो जाए, उसके लिए परिवार ही उत्तरदायी है। यदि हम इसकी परिभाषाओं के ऊपर बात करें तो कई समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों ने अपनी बात रखी है, जिसमें सबसे पहले श्यामचरण दुबे, जिन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन एंड कल्चर में लिखा है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करती है। इस प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के लिए माता पिता और उनकी संतति का होना आवश्यक है। यहाँ दुबे ने कहा है कि दो विपरीत यौन लिंग है, यौन संबंधी हैं, जिसको समाज ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, उनके संसर्ग से जो संतानें उत्पन्न होगी वो संतानें मिलकर, माता पिता और बच्चे मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं मूल रूप में। लूसी मेयर ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। यहाँ माता पिता और बच्चे से मिलकर के परिवार बनता है। WHR रिवर्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से है जिससे माता पिता और बच्चे सम्मिलित होते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने सोसाइटी में लिखा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। देखिए, विवाह
में विपरीत यौन संबंधी है जिसे समाज स्वीकृत कर रहा है। लेकिन जब बच्चों संताने की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो उनकी देखभाल, लालन पालन वो परिवार पर निर्भर होता है। परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। सारांश रूप में परिवार का निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है, जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। लेकिन केवल पति पत्नी से ही परिवार का निर्माण नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। परिवार की विशेषताओं की बात करें तो मैकाइवर एंड पेस ने परिवार की दो प्रकार की विशेषताएं बताए हैं, जिसमें सामान्य और विशिष्ट विशेषताओं का जिक्र किया है। परिवार की सामान्य विशेषता जिसमें विवाह संबंध, यानी परिवार को बसाने के लिए सबसे पहले दो विषम लिंगी होना जरूरी है, पति पत्नी होना जरूरी है, यानी पति पत्नी तब बनेंगे जब उनका विवाह होगा और वह विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसे विवाह संबंध से उत्पन्न संतानें, माता पिता और बच्चे, उनसे परिवार का निर्माण होता है। दूसरा, विवाह का एक स्वरूप, यानी वैसे तो विवाह के कई स्वरूप देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ विवाह का एक स्वरूप होता है और विवाह के एक स्वरूप में कई रूप देखे जा सकते हैं, जैसे एक विवाह है, बहु विवाह है, बहुपति विवाह है, बहुपत्नी विवाह है। यहाँ विवाह के कई स्वरूप है और उन्हीं से जैसा विवाह का स्वरूप होगा, परिवार का स्वरूप भी वैसा ही होगा। तीसरी, परिवार में वंश नाम की व्यवस्था होगी, यानी कि जिस परिवार के अंतर्गत व्यक्ति रह रहा है उसके जो संतानें होती है, उस परिवार में किसकी वंश चलेगा, यानी माता का वंश चलेगा या पिता का वंश चलेगा। कई जनजातियों में मात्र सत्तात्मक, मात्र वंशीय परिवार पाए जाते हैं, जैसे गारो, खासी, नायर जनजातियों में जो वंश है वो माताओं के नाम से चलते हैं, जबकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है पितृवंशीय है। यहाँ पिता के वंश के आधार पर जो है व्यवस्था होती है। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो परिवार एक ऐसा बीमा है जो बच्चों के जनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है, और अर्थव्यवस्था यानी माता पिता जो कार्य करते हैं, बच्चों का जनन लालन पालन की व्यवस्था करते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास करना, उनको सभी जो आर्थिक व्यवस्थाएं मुहैया कराना परिवार के सदस्यों का दायित्व होता है, यानी माता पिता जो है वो व्यवस्था करते हैं, तो आर्थिक व्यवस्था का दायित्व भी परिवार का होता है। सामान्य निवास की बात करें तो परिवार के जो सदस्य हैं, विशेषकर उनका सभी सदस्यों का एक सामान्य निवास होता है। तो ये एक सामान्य विशेषता है। इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी है परिवार की। सबसे पहले सार्वभौमिकता, यानी परिवार रूपी व्यवस्था विश्व के सभी जगह देखने को मिलता है, और ऐसा कोई समाज नहीं है जहां परिवार न हो, अर्थात सभी जगह परिवार देखने को मिलता है। मैकाइवर ने एक स्थान पर लिखा है कि जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है। इसका मतलब कि मानव समाज का ही नहीं है, अपितु पशु पक्षियों का भी एक समूह है, एक परिवार देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर केवल मानव समाज की बात की जा रही है। दूसरा, भावात्मक आधार, परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक संबंधों से जुड़े होते हैं, न कि भौतिकतावादी। यहाँ एक व्यक्ति को जो दर्द होता है तो परिवार के सभी सदस्य को दुख होता है इस बात का, इसलिए वो सभी भावात्मक आधार जुड़े हुए हैं।
संबंध जो है आजीवन होते हैं, कुछ समय के लिए इसमें संबंध नहीं होते हैं। संबंधों का विच्छेद तभी होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तीसरा, इसमें रचनात्मक प्रभाव भी देखा जा सकता है परिवार के अंतर्गत, और परिवार का एक सीमित आकार होता है। भाई मान लीजिए जॉइंट फैमिली है तो 40-50 व्यक्ति हो सकते हैं, एकल परिवार में कम संख्या होगी। तो इस प्रकार केंद्रक परिवार, नाभिकीय परिवार, तो सदस्यों की संख्या के आधार पर उसके आकार निर्मित होता है, और जितना ज्यादा छोटा परिवार होगा उतनी भावनात्मक लगाव ज्यादा होगी। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति यानी सोशल सिस्टम पाया जाता है। उस सोशल सिस्टम में परिवार रूपी व्यवस्था का महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है, उसकी केंद्र में स्थिति होती है। और सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार में विभिन्न सदस्य, माता पिता बच्चे होते हैं, तो सभी का अपना अपना दायित्व निर्धारित होता है। जैसे माता का क्या काम है, पिता का क्या कार्य है, पिता क्या शिक्षा देगा, क्या अर्थव्यवस्था अर्जन करके लाएगा, माता घर का देखभाल करती है, बच्चे जो है अलग अलग कार्य वो करते हैं। तो इस प्रकार माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं बच्चे, तो उनके सभी के जो सदस्य हैं उनके उत्तरदायित्व होता है। और सामाजिक नियंत्रण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी अनौपचारिक नियंत्रण का एक साधन है परिवार। बच्चों पर नियंत्रण के लिए परिवार ही जिम्मेदार होता है, और यदि समस्या अगर आएगी तो परिवार के जो वयोवृद्ध व्यक्ति है उसके पास आएगी। अगर किसी परिवार के किसी सदस्य ने कोई गलती की है तो उसका जो है परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति के पास उसकी शिकायत जाएगी और उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। यही कारण है कि परिवार रूपी व्यवस्था बच्चों पर नियंत्रण स्थापित करती है। और परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति, यानी दो प्रकार यहाँ स्थायी और अस्थायी प्रकृति देखने को मिल रही है। कुछ परिवार स्थायी होते हैं तो कुछ अस्थायी प्रकृति के होते हैं। विशेषकर हमारे यहाँ सभी स्थायी प्रकृति के हैं और अस्थायी प्रकृति बहुत कम देखने को मिलती है। परिवार के अनेक रूप हैं। किसी क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। परिवार के प्रकार भी इसी के अनुरूप होते हैं। तो चलिए हम परिवार के प्रकार के रूप में बात करते हैं। सबसे पहले संख्या के आधार पर। अब यहां संख्या के आधार पर जो परिवार बनते हैं वे केंद्रीय, मूल परिवार, नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, इस आधार पर यह हो सकते हैं। यह परिवार का सबसे छोटा रूप है जो एक पुरुष, एक स्त्री तथा अनेक आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इसमें अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी अविवाहित होने तक ही इसके सदस्य होते हैं। दूसरा, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, जैसे कि नाम से ही है, जिनका सामान्य घर है, सामान्य रसोई घर है, 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति इसमें निवास करते हैं। यह संकट का बीमा है और मनोरंजन का केंद्र है। संयुक्त परिवार, कई मूल परिवार एक साथ इसमें निवास करते हैं, वो जॉइंट फैमिली है। इसमें जेडी मैन विद्वान है, उसने पुस्तक लिखी हिंदू लॉ एंड कस्टम, जिसमें मालाबार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार, जिसे थारवाड़ कहा जाता है, इस व्यवस्था का एक पूर्ण उदाहरण माना है। यानी नायर लोगों में जो थारवाड़ है, जॉइंट फैमिली है, जेडी मैन का मानना है कि यही संयुक्त परिवार है। तीसरा, विस्तृत परिवार, विस्तृत, इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी व अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं।
ये एक पक्षीय मातृपक्ष या पितृपक्ष या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं, यानी कि पितृपक्ष से भी सम्मिलित है तो मातृपक्षी या दोनों के भी सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे परिवारों में संबंध पर रिश्तेदारी का भी ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। निवास के आधार पर परिवार, यहां निवास के आधार पर पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय हो सकता है। जैसे पितृस्थानीय परिवार, यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति व उसके माता पिता के साथ रहने लगती हो तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदू, मुसलमान एवं भील, खड़िया तथा कई पितृवंशीय परिवारों में यह प्रथा पाई जाती है। दूसरा देखिए मातृस्थानीय, इसका बिल्कुल विपरीत है। जब विवाह के बाद पति पत्नी के साथ उसके माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत के मालाबार में नायर, खासी व गारो जनजातियों में देखने को मिलते हैं। नवस्थानीय परिवार यानी न तो वह माता पिता के वधु और वर दोनों के माता पिता के पास नहीं रहते, बल्कि एक नया ही स्थान बनाते हैं और उस स्थान पर रहने लगते हैं तो उसको नवस्थानीय परिवार कहते हैं। अब यहाँ चौथा मातृ पितृस्थानीय परिवार। कई समाजों में नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के साथ रहने को बाध्य नहीं होते, वरन दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हैं, मातृपक्ष से या पितृपक्ष से, तो वह मातृ पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। मामा स्थानीय परिवार, ऐसे परिवारों में नव दंपति पति के मां के भाई अर्थात माता के परिवार में जाकर रहने लगता है, यानी मां का भाई मामा के वहां रहने लगता है। टोबियांडा द्वीपवासियों में यह प्रथा प्रचलित है कि विवाह के बाद भांजा अपनी पत्नी सहित माता के यहाँ रहने को चला जाता है। और द्विस्थानीय परिवार या नवस्थानीय हो गया या द्विस्थानीय परिवार है। ऐसे परिवार में नवविवाहित दंपति पति के मां के भाई अर्थात कुछ स्थानों, माफ कीजिएगा, द्विस्थानीय परिवार जो है विवाह के बाद पति पत्नी अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। लक्षद्वीप, केरल और अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अधिकार के आधार पर परिवार, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार, ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होते हैं, वही परिवार का नियंत्रण रखते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार, ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता या स्त्री में ही अधिकार तथा सत्ता निहित होती है, वही पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखते हैं। कभी कभी कोई पुरुष भी उसकी तरफ से यह कार्य कर सकता है। मातृ सत्तात्मक एवं मातृवंशीय परिवारों को मैकाइवर पेज ने कुछ बातों का भी उल्लेख किया है। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक परिवार में नायर लोग होते हैं, गारो जनजाति है आदि। उत्तराधिकार के आधार पर दो प्रकार, पितृमार्गी और मातृमार्गी। ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं, उसे पितृमार्गी कहते हैं। और मातृमार्गी में मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। वंश नाम के आधार पर परिवार, जिसमें पितृवंशीय, मातृवंशीय, उभयवाही और द्विनामी परिवार। पितृवंशीय परिवार की बात करें
यहाँ पर ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। पुत्रों को पिता का ही वंश नाम प्राप्त होता है। हिंदुओं में परिवार पितृवंशीय है। मातृवंशीय परिवार, ऐसे परिवारों में वंश परंपरा माता के नाम से चलती है। उभयवाही कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंश नाम परंपराएं साथ साथ चलती है। ऐसे में उभयवाही परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा दादी या नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंधित रहता है। इसका उदाहरण एडिस्टन द्वीपवासी है। उनमें टाविटी नामक समूह पाया जाता है। द्विनामी परिवार का तात्पर्य ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंधित रहता है। दो संबंधी यानी दादी और नाना छोड़ दिए जाते हैं तथा यह भी उभयवाही वंश का ही एक रूप है। विवाह के आधार पर परिवार, एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार की यदि हम बात करें तो इसमें एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष व पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री पुनः विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार तलाक हो जाने के बाद भी स्त्री व पुरुष को पुनः विवाह की स्वीकृति मिल जाती है। एक विवाही परिवार। बहुविवाही परिवार की बात करें तो एक समय में एक से अधिक यौन साथी स्वीकृत होते हैं। इसके भी कई रूप हैं। बहुपत्निक परिवार, जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है तो उसे बहुपत्निक परिवार कहते हैं। मुसलमानों में एक पुरुष को 4 तक स्त्रियां रखने का अधिकार है। भारत में नागा, बेगा तथा गोंड जनजातियों में बहुपत्निक परिवार पाए जाते हैं। बहुपति विवाही परिवार दूसरा प्रकार इसका, इसमें एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। इसके भी 2 रूप हैं। भ्रातृक बहुपतिक परिवार और अभ्रातृक बहुपतिक परिवार। भ्रातृक में पति सभी एक दूसरे के भाई होते हैं तो वह भ्रातृक बहुपति परिवार कहते हैं। और अभ्रातृक में अलग अलग हो सकते हैं, भाई होना आवश्यक नहीं है। और तीसरा है समूह विवाही परिवार, जब कई भाई या पुरुष मिलकर किसी के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हो तो वह समूह परिवार कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सभी अलग अलग रूप में देखे जा सकते हैं। बहुपत्निक, बहुपतिक, समूह विवाही। बहुपतिक के 2, भ्रातृक बहुपतिक परिवार, अभ्रातृक बहुपतिक परिवार। परिवार के कुछ अन्य स्वरूप भी हैं, जैसे जन्म मूलक परिवार। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और जहां उसका पालन पोषण होता है वह जन्म मूलक परिवार कहलाता है। दूसरा प्रजनन मूलक परिवार। ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। और समृद्ध परिवार, इसके अंदर विवाह संबंधी परिवार। समृद्ध परिवार में सभी संबंध रक्त से संबंधित होता है और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। जैसे नायर परिवार जो कि मात्र सत्तात्मक है, में पति यदा कदा ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। अधिकांश एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें रहते हैं। और चौथा है विवाह संबंधी परिवार।
ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, परंतु यहाँ मुख्य जोर रक्त संबंध पर ही दिया जाता है। और प्रेत परिवार, इस प्रकार के परिवार का उल्लेख इवांस प्रिचार्ड ने किया, जो कि अफ्रीका की न्यू जनजाति में प्रचलित हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।